4 सितंबर को नेपाल की गवर्नमेंट 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पर बैन लगा देती है। बैन लगाती है इस रीजन से क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स ने रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को पूरा नहीं किया। नंबर 1 एक डेडलाइन दी हुई थी कि आपको नेपाल के अंदर एक लोकल ऑफिस सेटअप करना है, मतलब नेपाल के अंदर इन प्लेटफॉर्म्स का एक ऑफिस होना चाहिए। उस ऑफिस के अंदर ग्रेवाइंस ऑफिसर होना चाहिए। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से नेपाल की गवर्नमेंट कुछ भी डिलीट कराना चाहती है तो वो करा सकती है। क्या ये सही था? इन प्लेटफॉर्म्स ने तो इन कंप्लायंसेस को पूरा नहीं किया था, तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। इस बैन के अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट शुरू होता है। एक एनजीओ है नेपाल के अंदर, हामी नेपाल नाम से। उनको जो लीड कर रहे थे उनका नाम है सुदन गुरंग। वो सबसे पहले डिस्कॉर्ड पर जाकर एक्टिव कॉन्वर्सेशंस को शुरू करते हैं। वहां पर बहुत सारे जेनजी भी उनके साथ कनेक्ट होते हैं और प्लान होता है कि हम जाके एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे काठमांडू में। आप स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि आप अपनी कॉलेज ड्रेस के अंदर या स्कूल ड्रेस के अंदर ही आ सकते हैं और वहां पर हम पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले हैं। बट कब वो पीसफुल प्रोटेस्ट 19 लोगों की मौत का कारण बनती है, पता ही नहीं लगता। आज की डेट में नेपाल जल रहा है दोस्तों। नेपाल की पार्लियामेंट में आग लगा दी गई है। सोल्जर्स सड़कों पर आ गए काठमांडू की, जगह जगह आर्मी के टैंक्स तैनात है। 5 बजे के बाद आप कहीं नहीं निकल सकते। नेपाल में कर्फ्यू लग गया है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि नेपाल नहीं जाना है। फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। इसके साथ साथ अगर आप बस या ट्रेन से भी जाना चाहते हैं तो आप नेपाल नहीं जा सकते, और जो इंडियंस नेपाल के अंदर है वो फंस चुके हैं। बट बात आती है, क्या सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन से इतना बड़ा बवाल होना था? आंसर है हाँ, होना था। ये शुरू क्यों होता है इसे समझते हैं। हमने कई सारे लोगों से बात करने की कोशिश करी, इंटरनेट पर चेक भी किया। इंटरनेट पर एक हैशटैग चल रहा था नेपो किड्स नाम से, जहां पर सोशल मीडिया पर जो नेपाल के एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक्सपोज कर रहे थे कि कैसे पॉलिटिशियंस के बच्चे और उनकी फैमिलीज लैविश लाइफ जी रहे हैं। पॉलिटिशियंस की वाइफ रोलेक्स की घड़ियां पहन रही हैं, पॉलिटिशियंस एलवी के जूते पहन रहे हैं, पॉलिटिशियंस के बच्चे यूरोप में जाके हॉलीडेज मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, और क्रिसमस ट्रीज के पास एलवी के बड़े बड़े बैग्स रखे हुए हैं, कार्टियर के बैग्स रखे हुए हैं। एलवी के बैग, कार्टियर के गिफ्ट्स जो भी कोई किसी को दे रहा है, कितने के आते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा नेपाल के अंदर जागरूक किया जा रहा है लोगों को। जहां पर नेपाल की पर कैपिटा इनकम यूएसडी के अंदर बात करें तो इंडिया से भी आधी है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम यूएसडी में कुछ $2880 के आसपास होगी। नेपाल के अंदर वो 1400 से भी कम है। $1400 पूरे साल में एक आम आदमी नेपाल में नहीं कमा पा रहा। और पॉलिटिशियंस के बच्चे कैसी लाइफ जी रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? पॉलिटिशियंस को भी तो हजारों या लाखों रुपए में सैलरी मिल रही है, फिर वो कैसे इतनी लैविश लाइफ जी पा रहे हैं? ये सवाल का जवाब चाहती थी जेनजी, बट ये जवाब तो मिला नहीं। उसके बदले में हुआ क्या, इंटरनेट पे जो लोग आवाज उठा रहे थे उन लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करी गई। लोगों ने तो ये तक बताया कि इन पॉलिटिशियंस के बच्चे नेपाल के अंदर कुछ भी कर रहे थे। लॉ इन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ था। लोगों के साथ मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, कोई भी बात इंटरनेट पे फैल ना जाए, इसलिए गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती थी सोशल मीडिया को। और क्योंकि गवर्नमेंट आवाज दबाना चाहती थी, इसलिए इस बैन को एक ही दिन में इंपोज कर दिया गया। बट उसके बाद जब प्रोटेस्ट हुए तो प्रोटेस्ट के अंदर पुलिस ने लोगों के साथ क्या किया? सबसे पहले टीयर गैस छोड़ी गई, उसके बाद फायरिंग हुई रबर बुलेट से। रबर बुलेट भी बड़ी तेज लगती है दोस्तों। और उसके बाद तो सच में गोली मार दी गई। एक 12 साल के बच्चे को जाके गोली लगी, 12 साल के बच्चे को जाके 19 लोगों की मौत हो गई। और ये तो मौत हुई है, 400 से ज्यादा लोग इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। ये नंबर कब बढ़ जाएगा हमें नहीं पता। इतनी ज्यादा जो बुरी हालत नेपाल की हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट करप्ट हो चुकी है। देखो, नेपाल के अंदर पहले मोनार्की थी। 2008 के अंदर मोनार्की हटती है और नेपाल बन जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। अब डेमोक्रेसी तो वहां पर आ गई, बट क्या आज भी लोग फ्री हैं?
क्या वहां पर लोगों की चलती है? क्योंकि इस वक्त अगर आप 5 बजे के बाद नहीं निकल सकते, आर्मी के पास पूरा कंट्रोल है, तो कहां गई डेमोक्रेसी? नेपाल के अंदर ये पहला प्रोटेस्ट नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए भी नेपाल के अंदर बहुत रिवोल्ट हुए हैं, लोगों ने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है। बट आज हम जब बात कर रहे हैं कि जेनजी को सड़कों पर आना पड़ा और अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी, तो ऐसा क्या हो रहा था नेपाल में, आइए समझते हैं डिटेल। देखिए, बात तो 4 सितंबर से शुरू होती है जब बैन लगता है और गवर्नमेंट बोलती है कि हम फेक न्यूज को रोकना चाहते हैं, इंटरनेट पर फेक न्यूज ना फैले। बट लोगों को रियलिटी समझ आ गई, भैया सेंसरशिप लगाई जा रही है, हमारी फ्रीडम पर अटैक किया जा रहा है। लोगों ने बोला कि हमारे पास ना जॉब्स है, ना कोई अपॉर्चुनिटी है, और अब तो हमारे पास आवाज भी नहीं है। देखिए, इंटरनेट पर बैन लगाना ये नेपाल में पहली बार नहीं हुआ, ईरान में भी ऐसा हो चुका है, म्यांमार में भी इंटरनेट ब्लैकआउट हो चुका है, और इंडिया के अंदर भी जब दंगे होते हैं तो इंटरनेट को बैन कर दिया जाता है। तो इंटरनेट को सबसे पहले रोका जाता है। कश्मीर के अंदर भी होता रहता है ऐसा। अब देखिए, काठमांडू के अंदर जब यूथ गैदर होता है, उस यूथ के गैदर होने का रीजन था बैन, और बैन से पहले इंटरनेट पर क्या चल रहा था, एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, यही नेपो किड्स। इसी तरीके के हैशटैग्स जो वहां की गवर्नमेंट को, पॉलिटिशियंस को एक्सपोज कर रहे थे, वो वहां पर ट्रेंड कर रहे थे, और उस ट्रेंड को एकदम से रोका जाए इसीलिए एकदम से बैन लगाया गया। उसके बाद जब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था ये पीसफुल नहीं हुआ, लोगों की जाने गई, तो लोग नहीं माने, लोगों ने नेपाल की पार्लियामेंट तक को आग लगा दिया। देखिए, नेपाल के जो 5 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मिनिस्टर शेर बहादुर, वो और उनकी वाइफ को मॉब ने असॉल्ट किया। इसके साथ साथ एक फॉर्मर पीएम झालानाथ कनाल, उनकी जो वाइफ है राजलक्ष्मी, इनकी डेथ हो गई। ये घर में जिंदा जल गई, इनके घर को जला दिया। तो इनकी वाइफ जो है घर में कैद थी और उनको जिंदा जला दिया। आप यहाँ पे वीडियोस देख सकते हो कि किस तरीके से मिनिस्टर्स हेलीकॉप्टर लेकर कैंटोनमेंट एरियाज में भाग रहे हैं। बात अब ये भी आ रही है, जो वहाँ के पीएम है वो हो सकता है देश छोड़ के भाग जाए, जैसा आपने श्रीलंका के अंदर तख्ता पलट देखा, आपने बांग्लादेश में देखा, हो सकता है बहुत जल्दी नेपाल में भी देखने वाले। अब फाइनल सवाल आता है कि भाई अब यहाँ से नेपाल में क्या क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो वहाँ पर एक नई तरीके की लीडरशिप सामने आएगी। पार्लियामेंट को आग लगाना कोई आसान बात नहीं है, मिनिस्टर्स के घर को आग लगाना आसान नहीं है। देखिए, नेपाल बहुत टाइम से चाइना के क्लोज भी जा रहा था। अब चाइना के अंदर क्या चल रहा है, यूएस के अंदर क्या चल रहा है, हमें नहीं पता। ऐसी बहुत सारी इंटरनेट पे खबरें फैल रही हैं कि जो बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ, उसके अंदर यूएस ने इंटरवीन किया था, यूएस का हाथ है। हो सकता है नेपाल के अंदर भी ये जो रिवोल्ट हो रहे हैं, यहाँ पर यूथ के पास इतनी पावर आ जाए कि वो मिनिस्टर्स के घरों को जला दे, पार्लियामेंट को जला दे। इसके अंदर चाइना और यूएस का हाथ हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे चाइना या यूएस का हाथ है? और अगर हाथ है तो उनके क्या मोटिव्स हैं, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, अभी के लिए तो ये जो कर्फ्यूज़ है ये वहाँ पर रहेंगे नेपाल में, मिलिट्री के कंट्रोल के अंदर पूरा नेपाल रहने वाला है। आप घूमने नहीं जा पाएंगे नेपाल, अगर आप प्लान कर रहे थे तो। और वहाँ पर अभी के लिए तो बहुत वीक गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहने वाली है। और जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो वहाँ पर कोई भी बड़ी कंपनी एमएनसी नहीं आएगी। इस वक्त जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नेपाल को मिल सकती थी, नहीं मिलेंगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के सिचुएशन में देश पीछे ही जाता है, तो ये नेपाल के लिए भी अच्छा नहीं है। देखिए, फाइनली हमें हिस्ट्री यही सिखाती है कि जिस भी कंट्री के अंदर यूथ आवाज उठाता है, यूथ खड़ा हो जाता है, तो बड़ी से बड़ी ताकत उसे रोक नहीं पाती। नेपाल के अंदर जो जेनजी ने रिवॉल्ट किया, आपको क्या लगता है इससे क्या एक बड़ा बदलाव आएगा? क्या जिन लोगों ने करप्शन किया, ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर घोटाले करे, क्या उन्हें सजा मिलेगी? आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फाइनली, क्या इंडिया के अंदर भी कोई बदलाव लाने की जरूरत है? आप अपने कमेंट्स नीचे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोगों को पूरी सच्चाई क्लियरली समझ आए। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।